में से एक तत्व है अभिप्रेरणा। अब देखते हैं अभिप्रेरणा क्या होता है, इसका क्या महत्व है। प्रबंधन के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं कि क्या महत्व है, क्या विशेषता है और इसके कौन से सिद्धांत हैं। तो देखो, अंग्रेजी वर्ड मोटिवेशन, इसका हिंदी रूपांतरण है अभिप्रेरणा। और जैसे हम मोटिवेशन शब्द समझ सुनते हैं, हमारा बहुत सारा दिमाग में क्लियर हो जाता है कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मोटिवेशन शब्द से परिचित है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, आपको मोटिवेशन, आप किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, आपके माँ बाप आपका मोटिवेट करेंगे, तब आपका पढ़ने में मन लगने लगता है। तो मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, वह प्रक्रिया कहलाती है मोटिवेशन। हम अपने दैनिक जीवन में भी मोटिवेशन शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मोटिवेशन क्रिया से प्रभावित होता है, या तो वो खुद दूसरों को मोटिवेट करता है या वो किसी और से मोटिवेट होता है। प्रबंधन में मोटिवेशन का शब्द सीधा सा अर्थ यही है कि प्रबंधन के अंतर्गत कर्मचारियों से अधिकतम काम लिया जा सके, वो कर्मचारी मन लगाकर काम कर सके, संस्था को अपना समझ सके, और यदि वो मन लगाकर काम करेगा तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा लाभ होगा और लक्ष्य की ज्यादा प्राप्ति होगी। तो इसी को कह रहे हैं मोटिवेशन। तो प्रबंधन में मतलब कर्मचारी ज्यादा और अच्छे से काम कर सके, उसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं मोटिवेशन। आपके यहां मजदूर काम कर रहा है, आप उसको मोटिवेट करोगे तो ज्यादा मेहनत करेगा, अच्छे से मेहनत करेगा। तो हर जगह मोटिवेशन की जरूरत है। सिपाही लड़ रहा है, उसको भी मोटिवेशन की जरूरत है। स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसको भी मोटिवेशन, हर व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो देखो, हम प्रबंधन में जो मोटिवेशन शब्द का उपयोग किया गया है, अलग अलग विचारकों ने परिभाषित किया है। जैसे सबसे पहले विलियम जे अकाउंट ने परिभाषित किया है, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। वही, वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, विलियम जे अकाउंट कह रहे हैं। जूलियस एवं स्लेडर क्या कह रहे हैं, किसी व्यक्ति को इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्रिया। ये भी कह रहे हैं क्रिया ही है। कैसी क्रिया है कि किसी व्यक्ति को मनचाहा या इच्छित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करने की क्रिया ही है अभिप्रेरणा। फिर है डेल एम बीच, ये कैसे परिभाषित करते हैं, किसी लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्त करने हेतु क्षमताओं के उपयोग की उत्सुकता। किसी लक्ष्य या पुरस्कार प्राप्त करने, ये लक्ष्य के साथ साथ क्या जोड़ दे रहा है, इनाम, पुरस्कार प्राप्त करने हेतु क्षमताओं के उपयोग की उत्सुकता। मतलब व्यक्ति अपनी, उसको पुरस्कार पाना, उसको फर्स्ट आना, उसको नौकरी लगना है, तो वो अपनी क्षमताओं का उपयोग करता है। इसी को कह रहे हैं अभिप्रेरणा। फिर एक स्कॉट ने भी परिभाषा दी। स्कॉट क्या कह रहे हैं, लोगों को इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया। लोगों को इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया। देखो, जूलियस स्लेडर और स्काउट लगभग लगभग सेम परिभाषा दे रहे हैं, आपको बस थोड़ा सा अंतर इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो, ये अभिप्रेरणा की सामान्य सी परिभाषा, कोई जटिल शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। परिभाषाओं को देख के सीधे सीधे ये लग रहा है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए, अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। इसी प्रक्रिया को प्रबंधन के अंतर्गत अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारे लिए अभिप्रेरणा का अर्थ हो गया। अभिप्रेरणा की हमने परिभाषाएं भी देख ली हैं। फिर हमको देखना है इस अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, अभिप्रेरणा का महत्व, अभिप्रेरणा का महत्व। तो देखो, महत्व और उद्देश्य, दो चीज हमको देखना है। एक महत्व देखना है और एक उद्देश्य देखना है। तो पहले महत्व देख लेते हैं, फिर उद्देश्य देखते हैं। अभिप्रेरणा के महत्व में सबसे पहला महत्व यह है कि ये कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है ज्यादा काम करने के लिए। अभिप्रेरणा का महत्व यह है कि संगठन में कर्मचारियों को प्रोत्साहित करता है, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति आसान हो जाती है, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति इजी हो जाती है, आसान या सरल हो जाती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यह है। दूसरा क्या है,
ये कर्मचारियों के मनोबलों को ऊपर रखता है, कर्मचारियों के मनोबल को ऊंचा रखता है, ऊंचा रखता है, जिससे उनमें निराशा और हताशा, निराशा हताशा कह लो, या असंतोष उत्पन्न नहीं हो पाता, सीधे सीधे डिमोटिवेट नहीं हो पाते, नहीं तो वो काम ही नहीं करेंगे। तो ये कर्मचारियों का मनोबल को ऊंचा रखता है, जिससे उनमें असंतोष व निराशा की भावना उत्पन्न नहीं होती है। तीसरा, ये अभिप्रेरणा अपने वित्तीय या अवित्तीय साधनों से, वित्तीय या अवित्तीय साधनों से, वित्तीय या अवित्तीय साधनों से सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना करता है, सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की स्थापना, सौहार्दपूर्ण मानवीय संबंधों की। वित्तीय अवित्तीय मतलब क्या है, कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए उनको ज्यादा वेतन दे दिया, या उनको प्रमोशन दे दिया, या कोई अन्य सुविधाएं दे दी, जिससे क्या है संगठन का एक जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण आपसी भाईचारे वाला बना रहता है। चौथा यह है कि इससे होता क्या है, कर्मचारी संगठन को छोड़कर जाता नहीं है, कर्मचारी संगठन को छोड़कर जाता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है उसको आप यदि मोटिवेट कर रहे हो तो आपके संगठन में अच्छे से मन लगा के काम करेगा, तो संगठन को छोड़ के दूसरे संगठन में जाएगा नहीं, ठीक है ना। फिर पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है, अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है, अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है, कर्मचारी और मालिक के बीच संबंध अच्छे बने रहते हैं, ठीक है ना। और कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग मिलता है, तो स्वैच्छिक सहयोग मिलता है, मतलब कर्मचारी खुद ही अपनी इच्छा से संगठन में अधिकतम मदद देने का प्रयास करते हैं। तो देखो ये संगठन में या किसी प्रबंधन में मोटिवेशन का ये महत्व होता है। सबसे मेन तो महत्व यही है कि कर्मचारियों का मनोबल नहीं गिर पाता है, उनका मनोबल ऊपर रहता है, लक्ष्य प्राप्ति आसानी होती है, सरल हो जाता है, संबंध मधुर बने रहते हैं, कर्मचारी अपनी इच्छा से अधिकतम अपना प्रयास कर अधिकतम देने का प्रयास करते हैं। फिर इसी रूप में इसके उद्देश्य हैं, उद्देश्य और महत्व देखो लगभग लोगों के सेम ही। उद्देश्य में क्या है, इसका उद्देश्य है कि कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना। दूसरा, कर्मचारियों की संतुष्टि, कर्मचारियों की संतुष्टि, संतुष्टि मतलब समझ रहे ना, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वैयक्तिक, मनोवैज्ञानिक सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि। तीसरा है उनसे स्वैच्छिक सहयोग की प्राप्ति करना, स्वैच्छिक सहयोग की प्राप्ति करना, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से वो अपना अधिकतम प्रबंधन को या संगठन को देने का काम करें। और वही फिर लिखेंगे मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करना, मधुर श्रम संबंधों की स्थापना, मधुर श्रम संबंधों की स्थापना करना। कर्मचारियों पर आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना, भावना का विकास करना। मतलब ऐसा है कि ऐसा ना हो कि कर्मचारियों की छाती पे खड़े तभी वो काम करना है, उनमें सेल्फ रेगुलेशन विकसित करो कि कर्मचारी अपना संगठन सोच के काम करा। देखो अपना संगठन छोड़ के, जैसे आप किसी व्यक्ति से काम करा रहे, उससे मजदूरी से काम कराओ, वो सड़े से काम में हफ्ते भर लगा देगा, और उससे बोलो देख हम ठेका दे रहे हैं, वो उस एक हफ्ते के काम को हो सकता है 2 दिन में कर दे। तो ये कैसे कर दिया, क्योंकि उसमें मोटिवेशन आया। क्या मोटिवेशन आया कि यार मैं यदि इस काम को 2 दिन में कर दूंगा तो मेरे को पैसा तो उतना ही मिलना है, लेकिन मेरा 5 दिन बच जाएगा, तो मैं 5 दिन में कुछ और काम कर लूंगा। मतलब कहीं ना कहीं सीधे सीधे आर्थिक लाभ दिख रहा है उसको।
तो वही वो पैसा उसके लिए प्रेरणा का काम कर गया। तो मतलब यही है कि कर्मचारी जब अपना काम करता है तो जब वो ठेका लिया तो वो मक्कारी नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको दिख रहा है कि इसमें उसका खुद का घाटा है। तो जब प्रबंधन में क्या है, कर्मचारी उससे जुड़ जाते हैं प्रबंधन से, तो फिर उस प्रबंधन या उस संगठन को कर्मचारी अपना संगठन काम करके करते हैं। बस यही है अभिप्रेरणा का उद्देश्य। ठीक है ना? तो ये महत्व और उद्देश्य लगभग लगभग सेम बातें हैं, सामान्य सी बातें हैं, कोई इसमें जटिल चीज नहीं है। फिर इसमें देखना है हमको विशेषता, अभिप्रेरणा की विशेषताएं। विशेषताएं, पहली विशेषता है यह एक अभियांत्रिक अनुभव है। एक अभियांत्रिक अभियांत्रिक अनुभव है। अभियांत्रिक अनुभव मतलब समझिए ना, एक आंतरिक फीलिंग है ये। आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपके अंदर निराशा है, तो ये आपके अंदर की भावना ही है। आप कार्य करने के लिए बहुत ज्यादा जोश है आप में, तो ये भी एक फीलिंग है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि टोटल एक अभियांत्रिक अनुभव है। दूसरा इसकी विशेषता है ये एक लक्ष्य आधारित व्यवहार है। लक्ष्य आधारित व्यवहार, लक्ष्य आधारित व्यवहार पहले से बताया। कर्मचारी को मोटिवेट क्यों किया जा रहा है? ताकि वो अधिक उत्पादन करे। लक्ष्य क्या है? अधिक उत्पादन करना। तो लक्ष्य आधारित व्यवहार, आप कोई किसी को मोटिवेट करता है तो उसका कोई ना कोई गोल रहता है। माँ बाप आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि आपकी नौकरी लग जाए, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, तो ये कह रहे हैं एक टारगेट ओरिएंटेड बिहेवियर है। तीसरा इसकी विशेषता है यह मौद्रिक एवं अमौद्रिक दोनों प्रकार का होता है। मौद्रिक एवं अमौद्रिक दोनों प्रकार का, मतलब पैसे से भी कोई मोटिवेट हो सकता है और कोई पैसे के अतिरिक्त दूसरी चीजों से भी मोटिवेट हो सकता है संगठन में किसी को ज्यादा पैसा दो, या इससे बोलो कि ठीक है 4 दिन का काम यदि तुम 2 दिन में खत्म कर दोगे, 2 दिन की तुम्हारी छुट्टी। पैसा नहीं दे रहा लेकिन छुट्टी के कारण काम कर रहा है। तो मौद्रिक अमौद्रिक दोनों प्रकार का होता है, इसको अभी आगे अपन डिटेल में देखेंगे। और चौथा है ये कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही है, कार्य क्षमता में वृद्धि। भाई उद्देश्य है कि व्यक्ति में जोश लाना, और जोश में वो काम को ज्यादा से ज्यादा करेगा तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और पांचवा है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। यह एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक बार मोटिवेट कर दिया जीवन भर मोटिवेट रहेगा, उसको डेली डेली रोज उसका शोषण करना है, रोज उससे काम लेना है, तो उसको डेली मोटिवेट करना पड़ेगा। और छठवा है यह एक जटिल प्रक्रिया है। एक जटिल प्रक्रिया है। एक जटिल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो हर व्यक्ति के मोटिवेट करने का तरीका अलग होता है। मतलब हर व्यक्ति को मोटिवेट अलग तरीके से किया जा सकता हो सकता है कि कोई मौद्रिक तरीके से मोटिवेट हो, कोई अमौद्रिक तरीके से। तो एक जटिल प्रक्रिया पर्सन टू पर्सन निर्भर करता है कि किसको किस प्रकार मोटिवेट करना है। ठीक है ना? तो ये मोटिवेशन की विशेषताएं हो गई हैं। अब है मोटिवेशन के प्रकार, अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहला प्रकार है धनात्मक मोटिवेशन। धनात्मक कहते हैं इसको, या सकारात्मक, पॉजिटिव, या हाँ ये पॉजिटिव मोटिवेशन ही कहलाता है, धनात्मक या पॉजिटिव मोटिवेशन। ठीक है ना? देखो इसमें क्या है, सीधे सीधे पॉजिटिव, कुछ उसको मिलना चाहिए। कर्मचारी को वेतन ज्यादा दे दो, उसको बोनस बढ़ा दो, कुछ इस टाइप की चीज कर दो कि उसको लगे कि ये मुझे मिल रहा है, उसको कह रहे हैं हम धनात्मक या सकारात्मक मोटिवेशन। कुछ पॉजिटिव मिलना चाहिए, वो काम क्यों कर रहा है उसको कुछ मिल रहा है, वो कहला है धनात्मक मोटिवेशन। इसका दूसरा होता है, इसको कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक या नकारात्मक, ऋणात्मक या नकारात्मक मोटिवेशन। अब मिलना नहीं, कुछ चला जाएगा। कुछ कैसे चला जाएगा कि यदि दिन भर में इतना काम नहीं करे तो तनख्वाह कट जाएगी, सुबह 10 बजे टाइम पे नहीं आए तो तनख्वाह कट जाएगी, इंक्रीमेंट डाउन हो जाएगा, छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे कुछ। तो इसको कहते हैं हम ऋणात्मक या नकारात्मक मोटिवेशन। मतलब देखो इसमें व्यक्ति किसी चीज को पाने के लिए काम कर रहा है, इसमें व्यक्ति किसी चीज से बचने के, दंड से बचने के लिए काम कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं ऋणात्मक मोटिवेशन। तीसरा प्रकार होता है मौद्रिक। मौद्रिक, मौद्रिक आपको जानते ही हो, पैसा देला, कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए अधिक उसको आप मजदूरी दे दो,
ये अलग अलग प्रकार से होता है। मजदूरी दो, उसको अधिक प्रीमियम दे दो, उसको बोनस दे दो, प्रीमियम दे दो, बोनस दे दो, उसको इनाम दे दो, कुछ भी। मॉनिटरिंग, पैसा आना चाहिए उसके हाथ में कैसे भी करके, वे भत्ते दिए जाते हैं, इंसेंटिव दिया जाता है। ये सब क्या है, उसकी भाई पता चला सैलरी उसकी 10,000 है और भत्ते उसको 15,000 मिल रहे हैं, तो ये 15,000 क्या है, वो ज्यादा काम करेगा जब मिलेगा। सैलरी तो फिक्स है, प्राइवेट फर्मों में ज्यादा यही होता है, सैलरी कम रहते हैं, इंसेंटिव ज्यादा देते हैं। और इंसेंटिव किस पे निर्भर करते हैं, वर्क पर। तो इस इंसेंटिव के कारण व्यक्ति अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो ये कहता है मौद्रिक। और चौथा होता है अमौद्रिक। अमौद्रिक, अमौद्रिक, अमौद्रिक के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बहुत सारी चीजें क्या आ जाती हैं, मतलब क्या है कि देखो, अमौद्रिक मोटिवेशन हो सकता है किसी व्यक्ति, अब वो ज्यादा सैलरी, उसके पास पर्याप्त पैसा आ रहा है, उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है, उसको ज्यादा काम नहीं करना है, तो उसको फिर कुछ अन्य टाइप का मोटिवेशन देना पड़ेगा। उसको कहेंगे कि ठीक है, यदि तुमने अच्छा काम किया तो हम तुमको पदोन्नत कर देंगे, असिस्टेंट मैनेजर से जनरल मैनेजर बना देंगे, तुम्हारा रैंक बढ़ा देंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। सम्मान, इसलिए प्राइवेट कंपनी उनका फेलिटेशन प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर सबको बुला लिया और एक कुछ नहीं, पैसा नहीं दिया लेकिन शील्ड दे दिए। उस शील्ड की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पूरे संगठन में आपका सम्मान हुआ कि आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो। तो उसमें कोई पैसा नहीं मिलता लेकिन एक सम्मान मिलता। तो सम्मान के कारण भी व्यक्ति क्या है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनने की कोशिश करता है, ताकि वो संगठन में सम्मान की प्राप्ति कर सके। ठीक है ना। और भी देखो, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, अमौद्रिक के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। पैसे के अतिरिक्त, सिर्फ पैसा एक चीज नहीं होती जिससे व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है, अन्य बहुत सारी चीज होती हैं जिनके प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करता है। तो देखो, धनात्मक, ऋणात्मक, मौद्रिक और अमौद्रिक। यदि आपसे पूछा जाए कि अभिप्रेरण को प्रभावित करने वाले घटक, तो ये दो घटक लिखना। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले घटक पूछा जाए तो दो ही घटक होते हैं, मौद्रिक और अमौद्रिक। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले घटक के अंतर्गत आते हैं मौद्रिक और अमौद्रिक घटक। दोनों ही घटक अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। तो देखो, ये अभिप्रेरणा के प्रकार हो गए। अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा का महत्व, अभिप्रेरणा के प्रकार देख लिए और अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक भी देख लिए। फिर अभिप्रेरणा की तकनीकें, अभिप्रेरणा की तकनीक या इसको विधियां भी कह सकते हैं, अभिप्रेरणा की तकनीक या विधियां। तो देखो, विधियों में सबसे पहला है उद्देश्य के स्पष्टीकरण द्वारा अभिप्रेरणा। उद्देश्य के स्पष्टीकरण द्वारा अभिप्रेरण। उद्देश्य के स्पष्टीकरण द्वारा अभिप्रेरणा। ठीक है ना। मतलब देखो, इसमें पहले ही क्लियर कर दिया जाए कि आप इस संगठन से जुड़ रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। जैसे रहता ना कि भैया इस संगठन का उद्देश्य है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो जो एम्प्लॉय जुड़ रहा है उसको पता चलना चाहिए कि इस संगठन का उद्देश्य ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो उस दिशा में ही हमको आगे बढ़ना है। या कोई संगठन है, उसका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना, तो इस टाइप से पहले उद्देश्य का स्पष्टीकरण, तो उद्देश्य के स्पष्टीकरण द्वारा भी अभिप्रेरणा दी जा सकती है। भाई, जब पता है आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना है, तो वो जो एम्प्लॉय है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ही मूल लक्ष्य अपना बनाएगा। दूसरा है कुशल नेतृत्व द्वारा। कुशल नेतृत्व द्वारा, लीडरशिप। भाई, लीडर अच्छा होगा तो कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रेरित करेगा, उनको डिमोटिवेट नहीं होने देगा। अच्छा काम करेगा उसको इनाम दे रहा, बुरा काम कर रहा उसको दंड दे रहा। तो अच्छा लीडर रहेगा तो अभिप्रेरणा प्रबंधन में बनी रहेगी। दूसरा क्या है, तीसरा इसका विधि है एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वारा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा द्वारा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मतलब समझ रहे ना कि संगठन में कर्मचारी में आपस में कॉम्पिटिटिव, कौन उन्होंने कहा कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनेगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, धोखाधड़ी नहीं, ईमानदारी से जो ज्यादा काम करेगा वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के द्वारा भी आप अभिप्रेरणा को विकसित कर सकते हो। चौथा है सहकारिता द्वारा। सहकारिता द्वारा, वही सहकारिता का मतलब क्या है कि व्यक्तियों को आपस में सहभागी बनाकर काम किया जाए, कि सब मिलजुल के काम करेंगे तो लक्ष्य को आसानी से पाया जाएगा। तो सहकारिता द्वारा भी किया जा सकता है।
और पांचवी इसकी तकनीक है चुनौती द्वारा अभिप्रेरणा। चुनौती द्वारा अभिप्रेरणा, टारगेट इतना करना है, चुनौती दे दी, उस चुनौती को पाने के लिए आपको एक चैलेंज दे दिया ना कि इतना तुम करके बताना है, तो वही है चुनौती द्वारा अभिप्रेरणा। ठीक है ना। तो देखो ये कुछ अभिप्रेरणा की तकनीकी या विधियां हैं। फिर इसमें हमको देखना है अभिप्रेरणा की विचारधारा। अभिप्रेरणा की विचारधाराएं, अभिप्रेरणा की विचारधाराएं। और देखो अभिप्रेरणा की जो विचारधाराएं हैं, उन विचारधाराओं को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं परंपरागत विचारधारा और दूसरे को कहते हैं आधुनिक विचारधाराएं, मॉडर्न आइडियोलॉजी और ट्रेडिशनल विचारधारा। अब देखो परंपरागत विचारधारा, परंपरागत विचारधारा जो पहले से हमेशा से चली आ रही है कि किसी भी व्यक्ति को प्रेरित करना है तो क्या करो, उसको या तो भय या दंड, भय या दंड। कोई इतना टाइम काम नहीं करोगे तो तनख्वाह कट जाएगी, सैलरी कट जाएगी, इंक्रीमेंट डाउन हो जाएगा। दूसरा क्या है, पुरस्कार। ये दो ही तरीके होते हैं सबसे ट्रेडिशनल, या तो डरा धमका के काम किया जाए या उनको आर्थिक लालच दे के काम किया जाए कि इनाम दिया जाएगा तुमको, इनाम के लालच में। व्यक्ति दो ही कारण से काम करता है, या तो डर के कारण या इनाम के कारण। पढ़ने में मन नहीं लगता तो घर वाले भी डराते हैं कि नौकरी नहीं लगी तो शादी ब्याह नहीं होंगे, कोई समाज में इज्जत नहीं होगी, तो व्यक्ति डर के मारे पढ़ता है। नींद भी आती है तो उन्होंने कहा पढ़ो भैया, कोई मतलब नहीं है, इज्जत नहीं है घर में उसके अलावा। तो वो भय और दंड, पुरस्कार कि भाई अच्छा पद मिलेगा तो अच्छा जीवन रहेगा। तो ये दोनों ही परंपरागत तरीके हैं मोटिवेशन के। तीसरा एक और उसके अंतर्गत होता है जो दोनों को मिलाता है, जिसको कहते हैं कैरेट व स्टिक विचारधारा। कैरेट व स्टिक, गाजर और छड़ी की विचारधारा एक साथ। कैरेट मतलब पुरस्कार और स्टिक मतलब दंड, मतलब दोनों ही एक साथ, पुरस्कार और दंड दोनों को एक साथ कर लिया तो तीन, मतलब है वो दो ही, पुरस्कार और दंड। कैरेक्टरिस्टिक तो नाम के हिसाब से याद रख लेना कि दोनों इसमें शामिल है। तो देखो ये विचारधारा है परंपरागत विचारधारा। अब